मायके में फटे कपड़े पहनने वाली को मिला डिजाइनर कपड़ों से भरा ससुराल। प्रभा सतीश की पुरानी कपड़ों की दुकान में पुराने कपड़ों के ढेर से छांटकर एक फटी साड़ी, फटा ट्राउजर और फटे हुए सलवार सूट अलग करती है। भाई साहब, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए आप इन चारों कपड़ों का सही दाम लगाना। बहन जी, मैंने आपको कभी ज्यादा दाम बताया है जो अब बताऊंगा? इन चारों का सिर्फ 250 रुपए हुआ बहन जी। अभी मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही हैं, 50 रुपए मैं बाद में दे जाऊंगी। ठीक है बहन जी, लेकिन आज आप इतने सारे कपड़े एक साथ खरीद रही हैं, इसकी कोई खास वजह? कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं उसे अच्छा सा तोहफा देना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर उसके लिए कोई अच्छी सी नई ड्रेस खरीद दीजिए। मैं अपनी बेटी को जन्मदिन पर नए कपड़े ही देना चाहती हूँ, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। एक थैली में पुराने खरीदे हुए कपड़े लेकर प्रभा वहां से अपने घर आती है। प्रभा का घर कच्ची मिट्टी का बना एक बड़ा सा कमरा है, जिसके एक कोने में सिलाई मशीन रखी है और दूसरे कोने में छोटा सा पलंग और तीसरे कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है, जहां दोनों वक्त का खाना बनता है। घर में अपनी बेटी को न पाकर प्रभा ना जाने घर सूना छोड़कर कियारा कहाँ चली जाती है। तभी वहां रफू किया हुआ फ्रॉक सूट पहने कियारा आती है। कियारा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि घर सूना छोड़कर कहीं मत जाया कर। मम्मी, तुमने ही तो मुझे शालू आंटी के ब्लाउज देने के लिए भेजा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं अभी ढलती उम्र के साथ भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। मम्मी, तुम मार्केट गई थी ना, बताओ मेरे लिए क्या लाई हो? मैं मार्केट से तेरे लिए कुछ भी नहीं लाई, अपने लिए एक पुरानी सी साड़ी लाई हूँ और सिलाई करने का थोड़ा बहुत सामान है बस। मम्मी भूल गई हैं कि कल मेरा जन्मदिन है। मैं जो भी लाई हूँ उसके बारे में तुझे कल ही बताऊंगी। निराश कियारा अपनी माँ से उसकी साड़ी दिखाने को भी नहीं बोलती और फिर घर के कोने में रखे चूल्हे में रात का खाना बनाने लगती है। मैंने सोचा था कि इस बार मेरे बर्थडे पर मम्मी मुझे नई ड्रेस ला कर देंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस फटी हुई फ्रॉक सूट से काम चलाना पड़ेगा। खाना बन जाने के बाद दोनों माँ बेटी साथ में डिनर करती हैं और कियारा पलंग पर लेटकर जल्दी सो जाती है, लेकिन उसकी माँ प्रभा पूरी रात जागकर सतीश की दुकान से खरीदे हुए कपड़ों को नाप कर काट कर उन चारों को एक साथ सिलाई मशीन से सिलकर एक नई जंप सूट तैयार करती है। अगली सुबह, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सो लेती हूँ। प्रभा सिलाई मशीन पर सिर रखकर सो जाती है। प्रभा ने ट्राउजर को लेफ्ट साइड, सलवार का एक राइट साइड एक साथ सिला है। उसी में साड़ी का बना लंबा फ्रॉक सूट जैसा घेर भी सिला है। सुबह उठकर कियारा नहा धोकर फ्रेश होती है और पलंग के नीचे रखी पेटी निकालकर, आज फिर तुझे वही संघर्ष करना है, इन फटे हुए पुराने कपड़ों में से कम फटे हुए और कम पुराने कपड़े ढूंढना है। उसकी आवाज से प्रभा की नींद खुल जाती है और अपनी सिली हुई ड्रेस लेकर कियारा के पास जाकर, आज मेरी बेटी पुराने कपड़े तो पहनेगी, लेकिन फटे और रफू किए हुए नहीं। ये देख, मैंने तेरे लिए रात भर जाग कर ये सिला है। फिर प्रभा कियारा को ड्रेस देती है। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म पर तेरे पास इतने सारे कपड़े हों कि अगर तू साल के 365 दिन हर दिन बदल बदल कर कपड़े पहने तो दिन कम पड़ जाए, लेकिन कपड़े नहीं। कियारा प्रभा से लिपट जाती है। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे इतने सारे कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि घर में इतने सारे कपड़े रखने की जगह ही नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे हर जन्मदिन पर तुम मेरे लिए इसी तरह की यूनिक ड्रेस सिलकर मुझे गिफ्ट करती रहो। अब जल्दी से इसे पहन और कपड़ा मार्केट जाकर सिलाई का कुछ सामान ले आ, आज बहुत सारा काम है। कियारा वही ड्रेस पहनकर कपड़ा मार्केट जाती है। कपड़ा मार्केट में मायरा फैशन शोरूम के बाहर ऑडी कार खड़ी है। कार में डिजाइनर कोट पैंट पहने कबीर और आरव बैठे हैं। उन दोनों की नजर मायरा फैशन शोरूम की तरफ ही थी। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन शोरूम के अंदर सिर्फ 2 लेडीज ही जाती हैं और खाली हाथ बाहर आती हैं। आज पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन हमारी लेटेस्ट वेयर कलेक्शन की बिक्री ना के बराबर हुई है। मुझे ऐसा लगता है हमने यहाँ शोरूम खोलकर गलती कर दी है। ऐसी बात नहीं है डैड, आई थिंक हमारा कलेक्शन आउटडेटेड और ऑर्डिनरी हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। डैड, जिस तरह का कलेक्शन हम अपने शोरूम में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह का कलेक्शन मान्यवर और सब्यसाची के पास भी है। यही वजह है कि लोगों को हमारे डिजाइनर वेयर में कुछ नया नहीं दिख रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरव, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि मैं इस महीने के लास्ट में होने वाले फैशन शो के लिए अपने शोरूम के लिए डिजाइन की गई कोई ड्रेस भेजने का सोच रहा था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कॉमन फैशन से फैशन शो जीता जा सकता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कियारा अपनी माँ का सिला हुआ ड्रेस अपने मायरा शोरूम के बाहर हाथ में झोला लिए आकर खड़ी हो जाती है।
कितने अजीब कपड़े हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहनता है? मैं तो कभी ना पहनूं इस तरह के कपड़े। भला ये भी कोई कपड़े हैं? आरव कियारा को देखकर, आप इतनी जल्दी निराश मत होइए डैड, अभी फैशन शो के लिए बहुत वक्त है। अगर हमें फैशन शो जीतना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब? कियारा की तरफ इशारा करके, वो देखो डैड, उस लड़की ने कितना अतरंगी ड्रेस पहना है, मैंने ऐसी ड्रेस आज तक नहीं देखी। न जाने ये ड्रेस किस फैशन डिजाइनर ने सिली है, ये तो वही लड़की बता सकती है। कियारा मायरा शोरूम के सामने से जाने लगती है। जल्दी से उसके पास चलकर उससे बात करते हैं डैड। वो दोनों कार से उतरकर कियारा के पीछे जाने लगते हैं। कियारा उन दोनों को अपने पीछे आता हुआ देख लेती है और तेज कदम बढ़ाकर अपने घर पहुंचकर सिलाई कर रही अपनी मां से, मम्मी, 2 लोग मेरा पीछा करते हुए मार्केट से घर तक आ गए हैं, वो बाहर ही खड़े हैं। चल मेरे साथ, बता तो कौन तेरा पीछा कर रहा है, मैं भी तो देखूं किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी का पीछा करे। गुस्से में जैसे ही प्रभा घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि चेहरों में मुस्कान लिए घर के बाहर आरव और कबीर खड़े हैं। मैंने आप दोनों की बातें सुनी और ये सच है कि मैं और मेरा बेटा आपका बेटी का पीछा कर रहे थे, लेकिन हमारे इंटेंशंस गलत नहीं थे। मैं हूं इंडिया के टॉप फैशन डिजाइनर में से एक कबीर, और मेरे साथ है मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाला मेरा बेटा आरव। अपना और अपने बेटे का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कबीर प्रभा से कियारा की ड्रेस और फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे? तो फिर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी डिजाइन की हुई ड्रेस को डिजाइन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब कबीर और प्रभा आपस में बातें कर रहे थे तब कियारा और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगर मेरे ऐसा करने से आपका भला होता है तो भला मुझे क्या एतराज होगा? कबीर अपने फोन में कियारा की ड्रेस के फोटोज क्लिक करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। इतना बोलकर कबीर और आरव वहां से अपने घर चले जाते हैं। कबीर का घर नहीं बल्कि 4 फ्लोर का एक आलीशान बंगला है, जिसका 4th फ्लोर सिर्फ फैशन डिजाइनिंग के लिए ही बनाया गया है। वहां सिर्फ डमी फैब्रिक, कपड़े काटने और सिलने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स, सिलाई मशीन्स जैसे सामान ही रखे हुए थे, और उसका नाम ही फैशन ब्लॉक है। हॉल पहुंचकर कबीर, मायरा, ईशान और प्रिया सब अपने अपने काम छोड़कर हॉल में आओ। प्रिया डिजाइनर साड़ी, ईशान ब्लेजर और मायरा डिजाइनर गाउन पहने हॉल में आते हैं। क्या बात है डैड, आपने हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हाँ डैड, हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम सभी फैशन शो के लिए वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं। तुम तीनों जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद करो और ये देखो, इसे इंस्पायरिंग कुछ डिजाइन करो। कबीर उन तीनों को अपने फोन में कियारा की ड्रेस के क्लिक किए हुए फोटोज दिखाता है। पापा जी, ये ड्रेस तो मैं बता नहीं सकती कि कैसी है, बट इसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब आपको शो स्टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो हम सब मिलकर इसी से इंस्पायर्ड कुछ यूनिक सा डिजाइन क्रिएट करते हैं। कबीर की बात मानकर उसके साथ वो तीनों भी डिजाइनिंग ब्लॉक में जाकर एक एक डमी में कियारा जैसी ड्रेस बनाने लगते हैं। इधर ये चारों कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश में कपड़े इस तरह वेस्ट कर रहे हैं जैसे वो कपड़े नहीं बल्कि पेपर हो, और उधर कियारा अपनी मां प्रभा के साथ सतीश की दुकान में वही पुराने कपड़ों के ढेर में से अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सिलाई का काम अच्छा चल रहा है, अब मैं अपने लिए और कियारा के लिए भी अच्छे कपड़े लूंगी। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अपने घर के गार्डन में डिजाइनर साड़ी पहने शाम के समय पर कुर्सी पर बैठी रिधिमा चाय पी रही है। तभी वहां डिजाइनर गाउन पहने प्रिया और मायरा, डिजाइनर ब्लेजर पहने कबीर, ईशान और आरव आते हैं। कबीर के हाथ में ट्रॉफी है। उस लड़की की ड्रेस से इंस्पायर्ड ड्रेस की बदौलत हम फैशन शो के टॉपर रहे हैं रिधिमा। तब तो फिर आपकी जीत का क्रेडिट उसे भी मिलना चाहिए। क्रेडिट तो उसे जरूर मिलेगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ और भी सोच रहा हूँ। मुझे भी बताओ जो भी सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि हम फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो गरीब लड़की, उसकी माँ और उसकी माँ का फैशन सेंस हमसे बेटर है, और उस लड़की का भी। तो क्यों ना हम उसे अपने घर की बहू बना लें। अगर आप यही चाहते हैं तो पहले आरव से तो पूछ लो वो क्या चाहता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मॉम डैड तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। तभी आरव, रिधिमा और कबीर हंसने लगते हैं। कबीर, रिधिमा और आरव उसी समय प्रभा के घर के लिए निकलते हैं। प्रभा उस समय पुरानी साड़ी पहने अपने घर में सिलाई कर रही थी और कियारा पुराना सूट पहने खाना बना रही थी। वो तीनों उसके घर पहुंचते हैं। आप वही है ना जो पिछले महीने मेरे घर आए थे? हाँ जी, हम दोनों वही हैं, और ये है मेरी वाइफ रिधिमा।
इस समय आप तीनों मेरे घर में? कुछ बात है क्या? बहन जी, आप ज्यादा सोचिए मत। आपकी बदौलत ही मेरे हस्बैंड अपना ड्रीम पूरा कर पाए हैं। वो आपको भी जीत का क्रेडिट देना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। कैसा क्रेडिट? मैं कुछ समझी नहीं। कंपटीशन जीतने पर मुझे कुछ रुपए भी मिले थे, उनमें से कुछ रुपए मैं आपको भी देना चाहता हूँ। इतना बोलकर कबीर प्रभा को नोटों से भरा बैग देते हैं और प्रभा से कियारा और अपने बेटे के रिश्ते की बात भी करते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में होगा। आपने जो रुपए मुझे दिए हैं उन्हीं से मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। इसका मतलब आप इस रिश्ते के लिए मान गई हैं? मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर से आया और मैं मना कर दूं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप तो जल्दी से बारात लाइए और मेरी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाइए। अब निकाले हुए मुहूर्त पर कियारा और आरव की धूमधाम से शादी होती है। अपने मायके से विदा होकर कियारा ससुराल आती है। डिजाइनर लहंगा और डिजाइनर इंडो वेस्टर्न सूट पहने कियारा और आरव हॉल में खड़े हुए हैं। वहीं उनके पास ही डिजाइनर लहंगा पहने प्रिया, डिजाइनर साड़ी पहने रिधिमा और डिजाइनर गाउन पहने मायरा खड़ी है। कबीर और ईशान भी ब्लेजर पहने हुए हैं। बहू, इस घर के रीति रिवाज कुछ अलग है। अभी तुम बहुत थकी होगी, उनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी रूम में जाकर आराम कर लो। आरव कियारा को लेकर अपने रूम में जाता है। अगली सुबह कियारा अपनी माँ की दी हुई लाल साड़ी पहनकर किचन में जाती है, जहां राज ब्लैक कोट पैंट पहने और नव्या स्कर्ट एंड ब्लेजर पहने पहले खाना बना रहे थे। उन दोनों को देखकर कियारा, इस घर के नौकर भी सूट बूट में रहते हैं और एक मैं थी जिसे नए कपड़े भी बड़ी मुश्किल से नसीब होते थे। तभी वहां डिजाइनर साड़ी पहने रिधिमा आती है। अच्छा हुआ बहू तुम यहीं मिल गई। अब जल्दी से ससुराल की पहली रसोई की रस्म पूरी कर दो। खीर बनकर तैयार है, तुम्हें सिर्फ सबको सर्व करना है। जी मम्मी जी। रिधिमा कियारा को अपने साथ डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है, जहां पहले से ही शर्ट पैंट पहने आरव, कबीर और ईशान बैठे हुए हैं। गाउन पहने मायरा और डिजाइनर साड़ी पहने प्रिया उसी का इंतजार कर रही थी। कियारा उन सभी को खीर सर्व करती है। बहू, मैं जानती हूँ सुबह तुम किचन में काम करने के लिए गई थी, लेकिन तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए नौकर है। तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी हमारे घर की रेपुटेशन पर उंगली ना उठा सके। जी मम्मी जी। बहू, हम सभी फैशन डिजाइनर्स हैं, इसलिए स्टेटस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद कियारा अपने रूम में जाकर अपनी माँ की दी हुई साड़ियां बैग से निकालकर अलमीरा में सजाती है। अलमीरा में कपड़े रखते रखते दोपहर हो जाती है। कियारा वहीं सुबह वाली साड़ी पहने डाइनिंग हॉल में जाकर देखती है कि उसके पति, ससुर और जेठ जी ने कोट पैंट पहना हुआ है और उसकी सास ने साड़ी पहनी है। जिठानी और नंद ने गाउन पहना है। ये क्या बहू, तुमने अभी भी सुबह वाली साड़ी ही पहनी हुई है? क्या हुआ पापा जी, साड़ी में कुछ लगा है क्या? अरे नहीं बहू, तुमने सुबह वाली साड़ी ही पहनी हुई है ना, इसलिए मैंने पूछा। तुमने दोपहर के लंच के लिए कपड़े नहीं बदले? पापा जी, मायके में तो मैं एक ही जोड़ी कपड़े 2-2 दिन तक पहनती थी, लेकिन बहू यहाँ सभी लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अलग, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग और सोने के लिए अलग। काम के लिए तो अलग ड्रेस है ही, तो अब से तुम भी अपनी आदत बदल लो। यहाँ कपड़ों की कमी थोड़ी है। हमारे घर के नौकरों को भी देखो देवरानी जी, सुबह उनकी ड्रेस अलग थी और अभी अलग है। रात में भी इनकी ड्रेस अलग होगी। जी मैं आप सबकी बात समझ गई, अब से मैं ध्यान रखूंगी। बहू, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। हमारे रिलेटिव्स, मेंबर्स और कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। सबकी नजरें तुम पर ही होंगी, खासकर तुम्हारे वार्डरोब पर। मैं तुम्हारे रूम में गाउन्स, लहंगास और साड़ियां भिजवा दूंगी। तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लेना, और हाँ, सभी ड्रेसेस के साथ उनकी मैचिंग ज्वेलरी भी रहेगी। खाना खाकर कियारा अपने रूम में जाती है। शाम के वक्त बाथरूम से कियारा बाथ गाउन पहने निकलती है। मेरी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि नहाने के बाद ये बाथ गाउन पहनना जरूरी क्यों है। बाथरूम में कपड़े ले जाओ, नहाओ और वहीं पहन लो। मेरे ससुराल वाले भी ना जाने मुझसे क्या क्या करवाएंगे। कियारा, मायके में तो तुझे फटे पुराने कपड़े ही नसीब थे, ससुराल में तो तुझे बाथ गाउन पहनने को मिल रहा है। लगता है तेरी माँ की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। तभी उसकी नजर पड़ती है रूम में रखी डमीज पर, जिन पर गाउन, साड़ी और लहंगा थे। उनके साथ उनकी मैचिंग ज्वेलरी भी थी। अब ये क्या है? मैं इनमें से क्या पहनूं? मुझे तो साड़ी पहननी नहीं आती, गाउन मैंने कभी पहना नहीं, और ये लहंगा बहुत भारी लग रहा है। मैं तो ना पहनूंगी इनमें से भी कुछ। एक काम करती हूँ, शादी वाला लहंगा ही पहन लेती हूँ और वही ज्वेलरी भी। शादी वाला लहंगा पहनकर कियारा हॉल में जाती है, जहां पहले से ही डिजाइनर साड़ी पहने रिधिमा, डिजाइनर लहंगा पहने प्रिया और गाउन पहने मायरा उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ रिधिमा की पड़ोसन शालिनी और कबीर के खास क्लाइंट मिस्टर ललित भी थे। कियारा के पास जाकर शालिनी रिधिमा से,
तुम्हारी बहू का लहंगा कुछ खास जम नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने जैसे शादी वाला लहंगा ही पहना। तुम्हारी बहू का फैशन सेंस आउटडेटेड है। बहू के रूम में मैंने इतनी सारी ड्रेस भिजवाई थी, फिर भी ये शादी वाला लहंगा पहनकर यहाँ चली आई। ये कहीं हमारी नाक ना कटवा दे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रिद्धिमा, तुम क्या सोच रही हो? मेरी बहू ने शादी वाला लहंगा ही पहना हुआ है शालिनी। ये उसके मायके की रस्म है कि जिस लहंगे में वो विदा होगी वही लहंगा पहनकर मुंह दिखाई की रस्म भी करेगी। अच्छा, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। कियारा को रिंग देते हुए शालिनी, ये लो बहू, मुंह दिखाई का गिफ्ट। तभी वहां मिस्टर ललित के साथ कबीर आते हैं। सो मिस्टर ललित, मीट माय डॉटर इन लॉ कियारा। ये क्या मिस्टर कबीर, मुंह दिखाई की रस्म में आपकी डॉटर इन लॉ ने ब्राइडल लहंगा पहना हुआ है। मेरी डॉटर इन लॉ कुछ ज्यादा ही फैशनेबल है। वो हर वक्त कुछ नया ट्राई करती है। मुंह दिखाई की रस्म में सभी लड़कियां गाउन, साड़ी या सिंपल सा लहंगा ही पहनती हैं। मेरी डॉटर इन लॉ ने कुछ नया और डिफरेंट ट्राई किया है, ब्राइडल लहंगा पहनकर। हाँ, तो ये बात है। मुझे आपकी डॉटर इन लॉ का फैशन सेंस बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने वार्डरोब में इस नए फैशन को भी शामिल करना होगा। मैं अभी अपने डिजाइनर से बात करता हूं, आप उन्हें अपनी सारी रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा। ललित कियारा को रिस्ट वॉच देते हैं। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। बच गए, बहू ने तो मरवा ही दिया था। कबीर ललित को लेकर वहां से चला जाता है। तभी कियारा के पास मायरा और प्रिया आती हैं। हाथ में ट्रे लिए व्हाइट कोट पैंट और स्कर्ट एंड ब्लेजर पहने राज और नव्या उनके सामने से निकलते हैं। मेरी प्यारी भाभी जी, आपने ये क्या पहना हुआ है? क्या हुआ ननद जी, इसमें क्या खराबी है? भला एक बार पहनने के बाद आप दोबारा ये लहंगा पहनने का सोच भी कैसे सकती हो देवरानी जी, जबकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे। वैसे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं, इसीलिए मैं यही शादी वाला लहंगा पहनकर ही चली आई। कियारा की बात सुनकर हंसते हुए शालिनी, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी रिद्धिमा फैशन के बारे में, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारी बहू को तो जीरो फैशन सेंस है। हंसती हुई शालिनी वहां से चली जाती है। मुंह दिखाई की रस्म में आए सभी गेस्ट और मेंबर्स रिद्धिमा और कियारा का मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से रिद्धिमा को कियारा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं बोलती। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद थकी हुई कियारा अपने रूम में जाकर लहंगा पहने ही बेड पर लेट जाती है। तभी वहां कोट पैंट पहने आरव आता है। ये क्या कियारा, तुमने चेंज नहीं किया? जल्दी से इसे चेंज करो और नाइट गाउन पहन लो। मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ जी, मुझ में कुछ भी काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहाने मत बनाओ और जल्दी से चेंज करो। वैसे भी आज तुम्हारी वजह से सभी घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जी? तुमने कुछ नहीं किया, हमारी ही गलती है। इतना बोलकर आरव अलमीरा खोलकर खुद के लिए और कियारा के लिए नाइट गाउन निकालता है और बाथरूम जाकर नाइट ड्रेस पहनकर आता है। जाओ, अब तुम भी बदल लो। इतना बोलकर आरव बेड पर सो जाता है। कियारा समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या है, जो आरव उससे इस तरह बेरुखी से बात कर रहा है। उसकी बातों से दुखी कियारा भी बाथरूम जाकर नाइट गाउन पहनकर आती है और बेड पर सो जाती है। अगली सुबह हमेशा की तरह ही घर के सभी जेंट्स स्टाइलिश शर्ट पैंट पहनकर और सभी लेडीज रिद्धिमा डिजाइनर साड़ी, मायरा और प्रिया गाउन पहने नाश्ता कर रहे थे। तभी वहां गुलाबी साड़ी पहने कियारा आती है और उन सभी के साथ नाश्ता करने लगती है। तभी आरव का फोन बजता है। आरव कॉल रिसीव करता है। मैं बस 1 घंटे में आपसे ऑफिस में मिलता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो 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 हेलो। किसका फोन था आरव, और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मिस्टर ललित का कॉल था, उन्होंने अर्जेंटली मुझे आपको और डैड को ऑफिस बुलाया है। आरव, कबीर और ईशान उठकर वहां से अपने अपने कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों कोट पैंट पहनकर हॉल में आते हैं, जहां पहले से ही सभी लेडीज उनका इंतजार कर रही थी। जब इतना अर्जेंट था तो फिर कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? सब पहले से ही रेडी थे। कपड़े बदलने में ही आप सबको आधा घंटा लग गया। अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। बहू, तुम जब से इस घर में आई हो तब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कपड़े हमारे लिए फैशन सिंबल हैं, सिर्फ शरीर ढकने की कोई वस्तु नहीं। हम जो भी पहनते हैं उससे लोगों को हमारा स्टेटस पता चलता है। इतने सालों से सोसाइटी में हमारा स्टेटस सबसे फैशनेबल और स्टाइलिश फैमिली का था, लेकिन कल रात में तुम्हारी वजह से सब हम पर हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो शालिनी फैशन सेंस में जिसका हमसे कोई मुकाबला नहीं, वो तक मेरा मजाक उड़ा रही थी। रिद्धिमा की बातों से कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोती हुई कियारा, मम्मी जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए ही पहने।
मैंने ये नहीं देखा कि कपड़े फटे हैं या पुराने, क्योंकि वो कपड़े मेरा तन ढकने का जरिया और मेरी जरूरत थे। मुझे नहीं पता था कि कपड़े किसी का स्टेटस सिंबल हो सकते हैं। मैं तो अब तक सिर्फ यही जानती थी कि कपड़े तन ढककर इज्जत बचाते हैं। तभी वहां कोट पैंट और स्कर्ट ब्लेजर पहने नव्या और राज आते हैं। बहू ये देखो, ये हमारे घर के नौकर हैं। ये तक एक बार जो कपड़े पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते, और तुम। इतना बोलकर रिधिमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रिधिमा की बातें सुनकर कियारा की आंखों में आंसू थे। देवरानी जी, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानो, वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हारे पहनावे की वजह से रात में गेस्ट और मेंबर्स ने उन्हें बहुत कुछ कहा, इसलिए उन्हें बुरा लगा और कुछ नहीं। गुस्सा शांत होते ही वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मैंने गलती तो कर दी ना, उनका दिल दुखाया। भाभी जी, गलती सिर्फ आपकी ही नहीं, शायद हमारी भी है, जो हम सब आपको इस फैमिली के फैशन सेंस के बारे में अच्छे से समझा नहीं पाए। लेकिन अब मैं आपको पूरी तरह इस फैमिली के रंग में ढाल दूंगी। वो कैसे? भाभी जी, आप बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। मैं भी अपनी देवरानी जी की हेल्प करूंगी, ताकि अब से इन्हें अपनी सासू माँ की डांट ना सुननी पड़े। उसी दिन मायरा और प्रिया कियारा को अपने साथ लेकर कपड़ा मार्केट जाती हैं। वो तीनों मायरा फैशन शोरूम के बाहर खड़ी थी। इसी जगह से मेरी प्यारी भाभी जी का फैशन सेंस पूरी तरह बदल जाएगा। तभी पास ही खड़ा गुब्बारे बेच रहा बबलू का 8 साल का बेटा एक हाथ में गुब्बारे लिए आता है और दूसरे हाथ से मायरा का गाउन पकड़ लेता है। मायरा उसे धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है। ये क्या ननद जी, आपने इस छोटे से बच्चे को धक्का क्यों मारा? देखो ना भाभी जी, इसने गंदे हाथ लगाकर मेरा इतना महंगा गाउन खराब कर दिया। मैं तो सारा मूड ऑफ हो गया। मन तो कर रहा है कि तो चाटे लगाऊं इसे। तभी वहां फटा कुर्ता पायजामा पहने भागकर घबराया हुआ बबलू आता है, हाथ जोड़कर। अरे मेरा बेटा नादान है, उसे माफ कर दीजिए मैम साहब, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तेरे माफी मांगने से क्या मेरा गाउन साफ हो जाएगा? चल अब जल्दी से मुझे मेरे गाउन के पैसे दे, नुकसान की भरपाई कर। पूरे 25,000 का है। इतने पैसे तो मैं 6 महीने काम करके भी नहीं बचा पाऊंगा। भला मुझ गरीब के पास इस वक्त 25,000 रुपए कहाँ से आएंगे? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मेरा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर। कुछ देर तक चुपचाप खड़ी कियारा मायरा की बातें सुनती रहती है और फिर बोलती है। नन्नत जी, अगर महंगे कपड़े पहनने से गरीब की मजबूरी दिखाई नहीं देती तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे फैशनेबल नहीं बनना। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर आपका गाउन 25,000 का ना होकर 2,500 या 500 का होता तो क्या तब भी आप इस गरीब से इस तरह बात करती? तब आपको इसकी मजबूरी दिखाई देती। लेकिन अभी आपको इसकी मजबूरी नहीं बल्कि अपने गाउन की कीमत दिख रही है। इसके बेटे ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और आप मुझे ही गलत ठहरा रही हैं। उनका बेटा नादान है लेकिन आप तो समझदार हैं। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ। जरा उसकी हालत देखिए, वो फटे हुए कपड़े पहने हैं और आप उससे अपने गाउन की कीमत बता रही हो। मायरा ध्यान से बबलू को देखती है और फिर रुआंसा होकर। मैं आपकी बात समझ गई भाभी जी। आज आपने कपड़ों को लेकर मेरा नजरिया बदल दिया। जो कपड़े मेरे लिए स्टेटस और फैशन सिंबल हैं, वो सिर्फ तन ढकने का जरिया ही है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद मायरा बबलू से माफी मांगकर अपनी दोनों भाभियों के साथ मायरा फैशन शोरूम के अंदर जाती है। कुछ देर बाद वो तीनों दोनों हाथों में 2-2 बैग लिए बाहर निकलती हैं। भाभी जी, मैं तो आपकी बात अच्छे से समझ गई, लेकिन अब आपको भी समझना होगा कि हम जैसे अमीरों के लिए कपड़े कितना जरूरी होते हैं। उसके बाद वो तीनों घर जाती हैं। अपनी नंद और जेठानी के समझाने पर धीरे धीरे मायरा उन्हीं की तरह हो जाती है। मायरा सुबह नाश्ते पर साड़ी पहनती तो दोपहर के लंच में गाउन और रात के डिनर में 1 पीस, और कहीं अगर घूमने जाना होता तो वो तुरंत चेंज करती। इस तरह धीरे धीरे मायके में फटे कपड़े पहनने वाली मायरा ससुराल में डिजाइनर कपड़े पहनने लगी। एक दिन कियारा साड़ी पहने बैग लेकर घर से बाहर जा रही थी, तभी साड़ी पहने रिधिमा की नजर उस पर पड़ती है। बहू, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो और इसके अंदर क्या है? उस समय कियारा गार्डन में ही थी। रिधिमा की बात सुनकर वो वहीं रुक जाती है। रिधिमा उसके पास जाती है। मम्मी जी वो। बहू, तुम घबरा क्यों रही हो? उन दोनों की बातें सुनकर घर के सभी लोग और नौकर भी वहां आ जाते हैं। मम्मी जी, इस बैग में मेरे पहने हुए कपड़े हैं। तुम ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, यहाँ सब डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और एक बार पहनने के बाद शायद ही दोबारा कोई वो कपड़े पहनता हो, और आपने मुझे भी वैसा ही करने को कहा। आपको खुश करने के लिए मैं भी आप लोगों की तरह हो गई, लेकिन इस पहने हुए कपड़ों को फेंक तो नहीं सकती ना। इसीलिए मैं ये कपड़े अपनी मम्मी को देने जा रही हूँ, ताकि वो मोहल्ले की जरूरतमंद लड़कियों को ये कपड़े दे दे। लेकिन बहू, तुम ये बात हमसे बता भी सकती थी ना। मेरी वजह से मम्मी जी को अपमानित होना पड़ा था और वो मुझसे नाराज हो गई थी, इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं एक बार फिर से मम्मी जी मुझसे गुस्सा ना हो जाए। बहू, तब मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी इसलिए गुस्सा हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ और मैं जान गई हूँ कि कपड़ों की अहमियत क्या है। अब से कपड़े हमारे लिए स्टाइल सिंबल और स्टेटस सिंबल तो होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से।
इस तरह मायके में फटे कपड़े पहनने वाली बहू को ससुराल में डिजाइनर कपड़े पहनने वाले ससुराल वाले समझ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि कपड़े सिर्फ स्टेटस और स्टाइल के लिए नहीं होते, बल्कि शरीर ढकने के लिए भी होते हैं।